May I come? Good morning, sir. उज्ज्वल, आपका ये तीसरा अटेम्प्ट है। जी सर। आप ऑप्शनल में हिंदी रखे हुए हैं। जी सर। पहले भी हिंदी रखा था? जी सर। हमेशा से हिंदी? जी सर। किस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया? सर NIT उत्तराखंड से सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। किस कॉलेज से? सर NIT उत्तराखंड। मैंने विश्वविद्यालय का नाम भी वही है और कॉलेज का भी नाम वही है? जी सर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड। ओके। तो हिंदी में ऑनर्स था? नहीं सर, वहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करा है सर ग्रेजुएशन। अच्छा। तो आपने किस सर्विस को प्रीफर किया है? नंबर 1, 2, 3? सर एक पर बिहार पुलिस सर्विस है सर, 2 पर बिहार एजुकेशन सर्विस है और 3 पे एक्साइज सुपरिटेंडेंट है। बिहार पुलिस सर्विस क्यों? सर बिहार पुलिस सर्विस में एक तो सर बहुत ज़्यादा विविध अवसर है। एक तो बिहार में थोड़ी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स मानी जाती रही है, तो सर बिहार पुलिस सर्विसेज में आने के बाद सर जो है लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसमें मैं थोड़ा सहयोग दे पाऊँगा और समाज में जो न्याय की संकल्पना है, पुलिस से जो थोड़ी दूरी है उसमें मैं अपना योगदान दे पाऊँगा। साथ में सर अभी मैं लेवल 7 पोस्ट पे हूँ, तो अपने करियर इम्प्रूवमेंट के लिए भी लेवल 9 में जाना चाह रहा हूँ सर। बिहार में 6 ऐसी जगह का नाम बताइए, अगर आपको घूमने जाना हो परिवार के साथ तो आप जाना पसंद करेंगे। जी सर, सबसे पहले तो मैं सर राजगीर जाना चाहूँगा और दूसरा सर गया, तीसरा सर पटना, चौथा मैं जाना चाहूँगा सर वैशाली और 5वां मैं जाना चाहूँगा सर भागलपुर। छठा सर मैं दरभंगा जाना चाहूँगा सर। जी सर। पर्यटन के दृष्टिकोण से बिहार का शिमला कहा जाने वाला कुछ जगह है यहाँ? जी सर। कौन सा जगह है? सर मुझे इसके बारे में एग्जैक्ट पता नहीं है। ककोलत का नाम सुना है आपने? जी सर। वहाँ कभी गए हैं? सर कभी जाने का मौका नहीं मिला सर। जी सर। आज के तारीख में हिंद महासागर के कौन से देश के राष्ट्राध्यक्ष भारतवर्ष के 5 दिवसीय दौरे पे आ रहे हैं और उनका उद्देश्य क्या है आने का? सर इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं है सर। करंट अफेयर्स में इससे ज़्यादा करंट और क्या हो सकता है? जी सर। आज के तारीख में जिस दिन आप इंटरव्यू दे रहे हैं। जी सर। अभी हाल में 1 हफ्ता पहले नेपाल में अत्यधिक बारिश से और ब्राज में 6 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने की वजह से बिहार के कुछ जिले में बाढ़ की भीषण समस्या हो गई थी। जी सर। इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? सर इस त्रासदी को, इस आपदा को जी सर आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? सर जैसे बाढ़ एक जो है बिहार के लिए हमेशा से ही एक आपदा रहा है और इसका आना फिक्स है, क्योंकि नेपाल से जो पानी छोड़ा जाता रहा है वो नेपाल चूँकि अपर एरिया में पड़ता है तो वो खुद के बचाव के लिए कुछ ना कुछ पानी छोड़ेगा। और सर अभी मैं इस पर मेरी ड्यूटी भी लगी हुई थी बाढ़ वाले में, वैशाली में। तो वहाँ पे सर मैंने ये देखा कि सर बाढ़ से जो जब आती है तब हम लोग कुछ उपाय करते हैं, उससे पूर्व जो है जैसे जो पूर्व की तैयारी है उस पर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उतना जो नीति है, जो नीति निर्माण है वो सिर्फ बाढ़ के समय की है, उससे पूर्व जो है जैसे तटबंध जितने भी है वो अभी भी कच्चे हैं, तो उनको जो है जो पक्का अगर कर दिया जाता उसके जो किनारे जैसे पत्थर लगा के, तो वो सर बाढ़ की समस्या जो है वो आती ही नहीं। इसके अलावा सर जो भी वहाँ पे कुछ नदी जोड़ो परियोजना भी चल रही है बिहार में, तो उस पर अगर प्रॉपर तेज़ी से नीति निर्माण अगर तेज़ी से हो पाता तो सर ये समस्या नहीं आती। तो वैसे सर ये त्रासदी तो है ही, जैसे कोसी के तरफ का जो बाढ़ है उसमें सिल्टेशन की समस्या है बहुत ज़्यादा। तो अगर वो सिल्टेशन की समस्या के लिए हम कुछ इनोवेटिव अप्रोच लाएं, जैसे
जैसे चाइना में कुछ जहाज ऐसे यूज होते हैं डॉक के, जो वहाँ से सिल्ट हटा के और वो समुद्र में जाके मिट्टी भर देते हैं कहीं और से सिल्ट हटा के। तो सर अगर वो अप्रोच अगर बिहार में, थोड़ा पैसा खर्च होगा लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है सर बाढ़ के लिए। बांग्लादेश में अभी कुछ टर्बुलेंस हुआ है, पॉलिटिकल टर्बुलेंस हाल में, उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और बांग्लादेश के रिलेशन में क्या परिवर्तन आने की संभावना है? ये सर बांग्लादेश हमारा जो है काफ़ी निकटतम और काफ़ी प्रगाढ़ संबंध उससे रहा है हमारा, और एक वही देश है जिसके कारण जिससे हमारा कोई भी सीमा विवाद नहीं रहा है। जितने भी सीमा विवाद थे वो समाप्त कर दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में जो सरकार का तख्ता पलट हुआ है उसके कारण से जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा इंडिया के अगेंस्ट में उनका जो है रुख रहा है। तो ऐसे में सर जो हमारी जो भारत और बांग्लादेश के बीच के रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं सर थोड़े उसमें जो थोड़ी जो पहले गर्मजोशी थी वो नहीं रहा है। तो ऐसे में सर लेकिन हमें पीपल टू पीपल जो कनेक्टिविटी है उस पर ध्यान देते हुए और लोगों से संबंध स्थापित करते हुए, और आजकल जो ट्रेड और जो इकोनॉमी में जो संबंध है वो उसको ठुकराया नहीं जा सकता। तो ऐसे में सर अगर हम ट्रेड पर बात करें, एनर्जी पर बात करें और उसको भी समान महत्व देते हुए बात करें तो सर भारत बांग्लादेश के रिलेशन एक बार फिर से अच्छे हो सकते हैं सर। गुड। श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस अभी बहुत हाल फिलहाल तक कायम रहा है, बल्कि कहा जाए कि पूरी तरह से अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। क्या मेन रीज़न रहा है श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस का? सर श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे जो रहा है वो उनका चाइना का जो डेब्ट पॉलिसी है उसमें श्रीलंका जो है कहीं ना कहीं उनके शिकंजे में आ गया था। जैसे चाइना की जो डेब्ट पॉलिसी है उसके हिसाब से वो लोग सबसे पहले कहीं पे जाके कुछ विकसित करते हैं, उनको अपने डेब्ट में लेते हैं और उनको डेब्ट दे के, ऋण दे के और फिर उसको ऋण जाल में फंसाते हैं। तो ऐसे में और फिर उस पर जो है एक धीरे धीरे दबाव बना के क्राइसिस की सिचुएशन पैदा करते हैं। तो ऐसे में जो श्रीलंका को चाहिए कि वो सिर्फ ये ना देखे कि उसको किस देश से कितना ऋण प्राप्त हो रहा है, बल्कि ये भी देखे कि हमारे देश की सिचुएशन क्या है इस टाइम पे। तो फिर अभी काफ़ी सारे देशों में उनकी मदद की है, भारत ने भी उनकी काफ़ी मदद करी है इस मामले में लेके, और धीरे धीरे सर ठीक हो रहा है वहाँ पे स्थिति। ये तो एक एंगल हुआ, चाइना एंगल हुआ। जी सर। अपना डोमेस्टिक एंगल भी उसका रहा है। जी सर। वो क्या है? सर उनका डोमेस्टिक एंगल रहा है कि सर वहाँ पे सरकार स्थिर नहीं है। एक तो सरकार स्थिर नहीं है, और दूसरा जो वहाँ पे जो दो भाषा के बीच का जो विवाद रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो उनके हिस्टोरिक अप्रोच में रहा है। ये सब भी सर एक रीज़न रहा है। प्रोडक्शन श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में, जी सर, प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी एक फैक्टर रहा है। जी सर। किस तरह रहा है ये बताइए सर इसके बारे में। और बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। जी सर। वहाँ के शासन तंत्र के लोगों ने जैविक खेती पर बहुत ज़्यादा जोर दिया और जो केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल को लगभग रोक ही दिया, जिससे क्या है कि उत्पादन की क्षमता घटते 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 काफ़ी घट गई। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। बाकी जो बात आप कहें ठीक है। जी सर। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हैं? जी सर। फिर प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं? आप इंजीनियरिंग में जा सकते थे, NIT से किया है आपने इंजीनियरिंग। जी सर। काफ़ी अच्छी जगह है, ट्रेनिंग आपकी हुई है, फिर क्यों प्रशासन में आना चाहते? सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग जब कॉलेज में था उसी टाइम पे मतलब हिंदी साहित्य की बुक्स पढ़ते समय सामाजिक समस्याओं से काफ़ी सरोकार हुआ सर। तो उस टाइम पे थोड़ी रुचि सिविल सर्विसेज की तरफ बढ़ी थी। तो उसी टाइम मैंने डिसीजन लिया था कि अगर मैं सिविल सर्विसेज में जाता हूँ तो न सिर्फ मेरे पास एक वर्सेटाइल जो है काम करने का जो है क्षेत्र होगा, बल्कि इसके अलावा सर एक तो सामाजिक सम्मान होगा और साथ में मैं सोसाइटी से डायरेक्टली जुड़ पाऊँगा सर, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो मैंने सीखा है वो उसको भी यूज़ कर पाऊँगा। ऐसे
तो आप ऑलरेडी सिविल सर्वेंट हैं, आपको सेवा करने का अच्छा पोस्ट भी मिला है, ब्लॉक SC एंड ST वेलफेयर ऑफिसर हैं। जी सर। तो इससे बड़ी सेवा और क्या हो? फिर आप प्रयास कर रहे हैं कि DYSP बन जाएं या कोई और विभाग मिल जाए। जी सर। क्यों? आपको सेवा करने का तो पर्याप्त अवसर मिल रहा है जो आप चाहते हैं। सर एक तो इसका सबसे बड़ा रीज़न करियर इम्प्रूवमेंट है सर। वो जो ब्लॉक SC ST वेलफेयर ऑफिसर एक लेवल 7 पोस्ट है, जबकि जो मेरी शुरू की 3 चॉइस है जो वो लेवल 9 पोस्ट है सर। तो करियर इम्प्रूवमेंट का मौका सब जो है सारे लोग अपने जीवन में जो है आगे बढ़ना चाहते हैं सर। मैं भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसके चलते। दूसरा सर, पुलिस सर्विसेज में जाने के बाद सर मेरे पास और भी अवसर की विविधता हो जाएगी। जैसे कि जब SC ST वेलफेयर ऑफिसर के रूप में काम करने के समय जब SC ST एक्ट पर काम करने का मौका मिला था, तो उस टाइम पे देखा सर जो उनको राहत तो मिल जा रही है, लेकिन जो न्याय है उसमें अभी भी बहुत सारे FIR ही रजिस्टर नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में सर पुलिस सेवा में जाके थोड़ा और योगदान दे पाऊँगा सर। FIR रजिस्टर नहीं हो पा रहा है, जी सर। तो आप जाइएगा तो क्या FIR रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। सरकार ने बहुत सारे चेक एंड बैलेंस बनाए हैं। FIR सॉल्यूशन नहीं है ना। जी सर। FIR कर दिया उससे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता है। फिर अभी जो नए कानून आए हैं उस पर किस बात पर जोर है? सर जो नए कानून आए हैं उसमें दंडात्मक से सुधारात्मक जो है अप्रोच को अपनाया गया है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर कोई छोटी मोटी चोरी करता है तो उसमें कम्युनिटी सर्विस करने का जैसे उसमें दिया गया है। इसके अलावा सर एविडेंस एक्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे उनको भी मान्यता दी गई है। फाइन, अच्छा। हिंदी लिटरेचर रहा है, आप बताइए कि रीतिकाल का पीरियड कब रहा है और इसके कौन कौन कवि रहे हैं? सर रीतिकाल का पीरियड 1700 से लेके 1900 तक रहा है और इसके प्रमुख कवि में बिहारी हैं और इसके अलावा प्रेमगन है और सर इस समय मुझे तो याद आ रहा है। भक्ति काल के? भक्ति काल के प्रमुख कवि भक्ति काल में सर मुख्यतः 2 धाराएं हैं, निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण में जो कवि रहे हैं वो कबीर है, इसके अलावा जो है जायसी हैं और जो सगुन में है कवि उसमें सूरदास है, तुलसीदास है। ऐसा कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। जैसा जो आप देख रहे हैं कि बांटा गया है भारतीय साहित्य को विभिन्न भागों में, तो उसमें कैसे माने समानता दिखती है? ये कहावत कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जी सर। तो फिर कैसे उसको कोरिलेट करेंगे भक्ति काल से, रीतकाल से, जी सर। वीर काल से, जो बताइए। जी सर साहित्य में वही लिखा जाता है जो सर उस समय समाज में घटित हो रहा होता है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि साहित्य में डेट और टाइम के अलावा सब कुछ सही लिखा जाता है जो समाज में उस टाइम पे की घटनाएं हो रही होती है। जैसे उदाहरण के लिए सर जब आदिकाल का जो पीरियड है उस टाइम पे जो वीर गाथा काल पर जितनी भी, चूँकि पृथ्वीराज रासो ये सब राजा रहे तो उस पर चीज़ें लिखी गई। जब भक्ति काल आया तो उस टाइम पे लोगों को उस टाइम चूँकि एक तो इसमें विभिन्न मत है सर। एक तो ऐसा माना जाता है कि मुग़ल प्रशासन के आने के बाद लोगों में जो है एक तरह से अपने आप को जो है सेव करने के लिए लोग भक्ति में डूब गए। उस टाइम पे सामाजिक और जो है आर्थिक स्थिति, सामाजिक और धार्मिक स्थिति, सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति ऐसी हो गई। और लेकिन इसका दूसरा एक और पक्ष है कि नहीं, भक्ति जो है एक स्वाभाविक घटना का परिणाम है। लोगों के अंदर जो आत्मबल है, जो ईश्वर के प्रति अनुराग है, उसको लेकर भक्ति शुरू हुई। इसके अलावा रीतिकाल में धीरे धीरे जब भक्ति के प्रति अनुराग हटा और उस टाइम पे थोड़ा सा मामला जब थोड़ा सुस्त हो गया तो उस टाइम पे लोग श्रृंगार जैसी रचनाओं पर ज़्यादा बल देने लगे, तो वो रीतिकाल के समय लिखा गया। और आधुनिक काल में चूँकि अब गद्य और पद्य में
तरह तरह की, चूँकि अब विषय काफ़ी का वैविध्य हो गया है, काफ़ी जो है नाना प्रकार के विषय जो आ गए हैं, तो उसमें अलग अलग धाराएं देखने को मिलती है। जैसे महिला लेखन शुरू हुआ जब महिलाओं के अधिकार को लेकर आवाज़ उठी, दलितों को लेकर आवाज़ उठी, तो दलित लेखन धारा शुरू हुई। इसके अलावा सर जो है इसी तरह से विभिन्न कवियों ने उस टाइम, जैसे देशभक्ति के टाइम पे छायावाद में लिखा गया, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, इन सब ने लिखा। श्लेष अलंकार क्या है? सर इसके बारे में याद नहीं है सर। छायावाद के कुछ कवियों का नाम बताएं। छायावाद के कवि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत, ये प्रमुख 4 स्तंभकार हैं। हमारे बिहार से कौन कौन कवि रहे हैं, कहानीकार रहे हैं? सर बिहार से नामधारी से दिनकर, इसके अलावा नागार्जुन, अनामिका रही हैं, और सर इतना ही याद कर पा रहा हूँ सर। कहा जाता है कि बिहार का जो पृष्ठभूमि सामाजिक है जी वो तो सामंती रहा, जी सर। तो कौन से ऐसे कवि हैं जो कि जो जन कल्याण के लिए बात किए, जो समाज में असमानता अत्याचार हो रहे थे, जी सर। तो उसमें कौन कवि प्रमुख हैं? सर इसमें सबसे प्रमुख नाम आता है सर नागार्जुन का। और नागार्जुन ने जो समानता थी समाज में, उसको लेकर बहुत सारी कविताएं लिखी, और जो समाज में व्याप्त जो ऊंच नीच की भावना थी, जो लोगों के अंदर जो समाज में उस समय चल रहा था, उसको लेकर सर लेखन किया है। उज्ज्वल, यू आर ए मैकेनिकल इंजीनियर ना? यस सर। अब ये बताइए, व्हाट इज कार्नोट साइकिल? सर कार्नोट साइकिल एक आइडियल साइकिल है, जिसमें सर 2 आइसोथर्मिक प्रोसेस है और 2 एडियाबेटिक प्रोसेस है। और इसकी ऐसा माना जाता है कि किसी भी इंजन ये की। चारों साइकिल का नाम बताइए पहले, क्या होता है? जैसे जस्ट एक कार इंजन, जी सर। उसका एग्जांपल देकर बताइए कैसे क्या होगा। एडियाबेटिकली हीट ऐड होता है। हाउ? कुछ कंप्रेशन होगा, जी सर। कुछ फ्यूल जी सर। इनटेक होगा, तभी जी ना? सर। तो बताइए। सबसे पहले जैसे सबसे पहले कंप्रेशन प्रोसेस होती है। कंप्रेशन प्रोसेस में ये होगा कि एक तरह से ये अलग अलग तरीके से हो सकता है, या तो जैसे प्रेशर कांस्टेंट रह सकता है, तो प्रेशर कांस्टेंट किस इंजन में होता है और वॉल्यूम किस इंजन में होता है? ये सर याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, पेट्रोल इंजन में क्या होता है बताइए? पेट्रोल इंजन में सर प्रेशर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन और कंप्रेशन होता है सर। Which engine is more efficient? 4-stroke इंजन और 2-stroke इंजन? कौन इंजन ज़्यादा एफिशिएंट है? सर 4 स्ट्रोक इंजन। एग्जाम्पल? सर याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। अरे आप रोड पे जाइए, आपको नजर आ जाएगा। ठीक है ना? अच्छा ये बताइए, आधुनिक बिहार का निर्माता किसको बोलते हैं? सर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। और बिहार का राज्य की स्थापना कब हुई? सर बिहार राज्य की स्थापना एक ये बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। और तारीख बता सकते हैं? यस सर, 22 मार्च 1912 को ये अलग हो गया था, और 1 अप्रैल 1912 से इसको ऑफिशियली माना जाता है सर। रॉयल ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग किसको बोलते हैं? सर मुझे सर याद नहीं है सर इसके बारे में। थिंक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है सर। ओके। इंजीनियर्स डे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में। जी सर। किन के नाम पर करते हैं, कब करते हैं? ये सर 15 सितंबर को करते हैं, डॉक्टर विश्वेश्वरैया के नाम पर। पूरा नाम बताइए। विश्वेश्वरैया इज टाइटल मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। उनकी एक सबसे बड़ा उनका जो कार्य देखा जाता है वो कौन सा है? एक डैम है, इतना जैसे भाखड़ा नांगल डैम। भाखड़ा नंगल? चलिए मैं हिंट देता हूँ, साउथ में। साउथ में
ठीक है, देख लीजिएगा। जी सर। सिंस यू इंजीनियर है ना। जी सर। अच्छा, किसी इंजन की एफिशिएंसी एक हो सकती है? किसी इंजन की एफिशिएंसी एक नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती? सर, क्योंकि उसमें जितना इनपुट दिया होगा उसका कुछ ना कुछ लॉसेस हो जाएगा। तो ऐसे में लॉसेस जब होगा तो उसकी एफिशिएंसी 1 नहीं हो पाएगी सर। तो ये जो लॉसेस हो रहा है वो 2 स्ट्रोक इंजन में ज़्यादा होता है या 4 स्ट्रोक इंजन में? ये सर ये 2 स्ट्रोक इंजन में ज़्यादा। उसका रिजल्ट क्या होगा? सर 2 स्ट्रोक इंजन की एफिशिएंसी घट जाएगी, 4 स्ट्रोक की ज़्यादा होगी सर। मेरन जो शिप होते हैं उसमें कौन सा इंजन का यूज़ करते हैं, 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक? सर 2 स्ट्रोक होता है। क्यों, एफिशिएंसी तो उसकी कम है। वाई डोंट यू यूज 4 स्ट्रोक इंजन देयर? सर इसके इट्स अ वैलिड क्वेश्चन, Yes, sir. योर आंसर इज करेक्ट, यस है ना, देख लीजिएगा। जी सर। अच्छा, बिहार में कितने प्रमंडल हैं? बिहार में 9 प्रमंडल सर। 9 प्रमंडल हैं। अच्छा, ठीक है। और ये SC/ST वेलफेयर ऑफिसर के रूप में आप कार्य कर रहे हैं, आपका उसमें क्या करते हैं आप? यस सर। कैसे वेलफेयर करते हैं? कानूनन दृष्टिकोण से या आर्थिक दृष्टिकोण से या सब मिला के क्या है आपका? सर ये एक ओवरऑल है, ओवरऑल अप्रोच है गवर्नमेंट ऑफ बिहार का कि सबसे पहले सर इसमें एक एक्ट है जो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। इसके अंदर जो भी राहत होता है ये हमारे द्वारा ही मतलब उनको DM सर के माध्यम से इसको प्रोवाइड कराया जाता है। जब कोई एक्ट में FIR रजिस्टर होता है तो वो FIR SP ऑफिस से हमारे ऑफिस तक आता है। फिर हम उसमें आधार और खाता जो है उसका गेन करके उनसे लेके और फिर उसको जो है आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। इसमें तो प्राय एग्जाम्पल आता है कि मिसयूज़ भी करते हैं वो, जी सर। है ना। तो उसमें आप लोग कैसे करेक्टिव मेजर क्या लेते हैं? जैसे आप आम आदमी हैं, आप पर ऐसी एक्ट में केस कर दिया, तो एज ए ऑफिसर व्हाट इज योर रोल देयर? आप कैसे उसको कहते हैं ठीक करते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ये तो डराने का एक माध्यम हो जाता है ना कभी कभी। जी सर। तो आप क्या करते हैं उसमें? सर वैसे इससे फेक केसेस को लेके हमारे डिपार्टमेंट का कुछ कंसर्न नहीं है। ये पुलिस का मामला हो जाता है कि पुलिस और जुडिशियरी मिलकर डिसाइड करती है कि वो कैसा केस है। लेकिन सिर्फ जो हमारे डिपार्टमेंट का मामला होता है वो सिर्फ राहत देने का होता है सर, कि पर केस जो धाराएं लगी है उस धारा के हिसाब से 25% फर्स्ट किस्त में और फिर 50% सेकंड किस्त में चार्जशीट दायर होने के बाद, और फिर जब वो गिल्टी पाया जाता है तो 25% और। तो बिहार का इकोनॉमी का में 2-3 फैक्टर से बना हुआ है, उसके वो फैक्टर्स का नाम बताइए, कंट्रीब्यूशन कितना है ये बताइए। सर एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसके अलावा कंट्रीब्यूशन बताइए। एग्रीकल्चर सेक्टर का सर कंट्रीब्यूशन लगभग ठीक है, नेक्स्ट बताइए। 20% के आसपास है सर। ठीक है। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसका भी लगभग 20% के आसपास है, और सर्विस सेक्टर का लगभग 60% के आसपास है। तो सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा है, इसका फिजिकल इन्फ्लुएंस क्या है? जी सर। मैंने क्यों सबसे ज़्यादा है सर ये बताइए। कोई भी सर जब राज्य या कंट्री जब विकसित होता है तो उसकी जो इकोनॉमी होती है वो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर पे होती है, धीरे धीरे वो सेकेंडरी सेक्टर पे जाती है और धीरे धीरे वो टर्शियरी सेक्टर पे वहाँ पे मूव ऑन हो जाती है। लेकिन बिहार के मामले में क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना डेवलप नहीं हो पाया, तो ये प्राइमरी सेक्टर से सीधे टर्शियरी सेक्टर में आ गया। तो टर्शियरी सेक्टर में चूँकि जॉब्स भी ज़्यादा है और चूँकि ज़्यादातर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का स्कोप नहीं होने के कारण लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा जो भी जॉब्स हैं प्राइवेट सेक्टर में या फिर जो भी चीज़ें हैं वो मेनली जो है सेवा क्षेत्र की जैसी है। वेरी गुड आंसर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही सुर्खियां बटोर चुका है यूक्रेन और रूस का वार। जी सर। आखिर यूक्रेन क्यों अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, जरा इस पर 2 मिनट में प्रकाश डालिए। सर यूक्रेन के पास संकट है कि उसके पड़ोस में जो है रसिया जैसा देश है, और यूक्रेन की जो विचारधारा है वो
वो मतलब रसिया की विचारधारा से साम्यता नहीं रखती है। ऐसे में वेस्टर्न कंट्रीज़ का सपोर्ट होने के कारण यूक्रेन चाहता है कि हम इस विचारधारा को ना मानें और किसी समझौते पर ना आए। इसलिए सर यूक्रेन एक तरह से बोल सकते हैं कि एक तो रसिया को के जो है विचारधारा को नकारने के लिए, और दूसरी तरफ अपना जो है सेल्फ का जो है कि हम छोटा देश है, किसी बड़े देश से नहीं डरेंगे। किसी अलायंस में वो जाना चाहता है ईरान? जी सर। गिव द प्रिसाइज आंसर। नहीं, नाटो का जी सर। कुछ रिलेशनशिप है इसमें। जी सर है। इस पर बताइए। सर यूक्रेन नाटो ज्वाइन करना चाहता है और बार बार जो है वो इसके लिए अपना जो है प्रस्ताव रखता रहा है। और इस चूँकि पड़ोस में जो है रसिया है और रसिया नहीं चाहता कि मेरे पड़ोस में कोई देश जो है नाटो को ज्वाइन करे, ऐसे में उनके लिए खतरा हो सकता है। तो ऐसे में यूक्रेन भी अपनी जिद नहीं छोड़ रहा और रसिया भी अपनी जिद नहीं छोड़ रहा। ओके, व्हाट इज़ वाइल्ड डिप्लोमेसी? नहीं सर, नहीं सुना सर। ओके, देख लीजिएगा, क्योंकि ये चेंज हो रहा है धीरे धीरे और बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। जी सर। ठीक है, हम लोग 1 मिनट के बाद फिर आपको बुलाते हैं। जी सर, थैंक यू सर। आइए। आज के परफॉर्मेंस को अगर हम कहें तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहा है। हर तरफ से ठीक ठाक आप रिप्लाई कर रहे हैं। जिन चीज़ों के बारे में इन्होंने कहा या हमारे सेकंड मेंबर ने कहा कि देख लीजिएगा, संभव ये है कि वो क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछा जाए बीपीएससी में, लेकिन देख लेने का मतलब होता है कि आप देखेंगे तो आपका नॉलेज इन्हांस होगा। यह भी संभावना है कि वहाँ पूछा भी जा सकता है। दूसरी बात है कि आप बीपीएससी का इंटरव्यू फेस कर चुके हैं, आपको अच्छी तरह से जानकारी है कि इंटरव्यू का पैटर्न क्या होता है, सवाल क्या पूछे जाते हैं, किस तरह से इंक्लिनेशन रहता है लोगों का, कोऑपरेटिव रहता है। जी सर। प्रयास यही रहता है कि आपके व्यक्तित्व परीक्षण में हम थोड़ी मदद कर सकें। तो बाकी सारी चीज़ें ठीक हम लोग पा रहे हैं। ऑल द बेस्ट। जी सर, थैंक यू सर।